बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल सिद्ध ओरिजिनल पर खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर नेमतें और बरकतें आप पर नाजिल हों। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। विक्रम खन्ना की खोपड़ी उसका साथ छोड़ गई थी। जितनी बार भी वो रत्ना को देखता था, इसके ऊपर एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती थी। इस वक्त भी रत्ना से मिलकर आने के बाद वो बहुत परेशान हो गया था। रत्ना का हुस्न, इसका बेमिसाल वजूद विक्रम खन्ना के लिए एक अजीबो-गरीब हैसियत का हामिल बन गया था। इसमें कोई शक नहीं कि वो पुराना शिकारी था। बहुत बड़ा जागीरदार था, किसी मुश्किल, किसी तकलीफ का इसे कोई एहसास नहीं था। ऐसे लोग वो होते हैं जो सोने का चमचा मुँह में लेकर पैदा होते हैं और इसे मुँह में लिए ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। कभी कोई मुश्किल, कोई तकलीफ इन तक नहीं पहुँचती। हाँ, ये अलग बात है कि इनके बुजुर्ग इनके लिए जो कांटे बो जाते हैं, वो कांटे इनको लहूलुहान कर देते हैं। बहरहाल रत्ना ने अपनी आरज़ू का इज़हार किया था और विक्रम जी ने सोचा था कि इस हसीन लड़की से इसकी हसीन आरज़ू क्यों ना पूरी कर दी जाए। यह तो बहुत बुरी बात थी कि एक लड़की अपने आप को इज़्ज़त के तौर पर रखना चाहे। बहरहाल वो बड़ी देर तक सोचते रहे। तिवाड़ी लाल हर मर्ज़ की दुआ था, चुनाचे से तलब कर लिया गया। थोड़ी देर के बाद तिवाड़ी लाल ने अंदर दाखिल होने की इजाज़त ली और इजाज़त तलब होने पर वो अंदर दाखिल हो गया। इसने विक्रम खन्ना के चेहरे पर गौर व फिक्र की परछाइयाँ देखीं और इसके लबों पर एक मदहम सी मुस्कुराहट फैल गई। विक्रम खन्ना की मुस्कुराहट ही तिवारी लाल की दौलत में इजाफा करती थी। विक्रम ने गर्दन उठाकर तिवारी लाल को देखा और बैठा। महाराज की मेहरबानी, तिवारी, इस लड़की ने हमें उंगलियों पर नचा कर रख दिया है। क्या कह रहे हैं महाराज? आप जैसा महाराज अपने मुंह से ऐसी बात करे, हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। आप बताएं मुझे, क्या कह रहे हैं महाराज? वो मामूली लड़की नहीं है, इसने जितना हुस्न पाया है इतनी ही इज्जतदार भी है। मुझे तो ताज्जुब है कि वो इस चड़ेल सूरत औरत की नवासी है। नवासी है महाराज, बेटी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि आप कैसे कह सकते हैं कि चुड़ैल की बेटी ऐसी होगी? हाँ, तुम ये भी ठीक कहते हो। बहरहाल अब ये बताओ कि इसके लिए हम क्या करें? बड़ी मोहब्बत करती है वो हमसे, शुरू ही से हमसे मोहब्बत करती है, हालांकि इसे मालूम नहीं है कि हम कौन हैं। अब जब इसे हमारे बारे में मालूम हो गया है तो वो बहुत उदास हो गई है। कहती है कि इसे एक ऐसी लड़की का दर्जा ना दिया जाए जो सड़क वाली हो। इसे इज्जत वाला मुकाम दरकार है। और तुम जानते हो कि इसकी ख्वाहिश क्या है? तिवारी लाल ये भी जानता था कि रत्ना की ख्वाहिश क्या हो सकती है और ये भी जानता था कि महाराज विक्रम खन्ना से कुछ निकालने के लिए कौन सा मौका अच्छा होता है। चुनांचे इस मौका से फ़ायदा ना उठाना बेवकूफ़ी की बात थी। मुश्किल होती नहीं है, बनाई जाती है और फिर इस मुश्किल का हाल पेश किया जाता है और फिर इसकी कीमत ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में ही वसूल की जाती है। चुनांचे तिवाड़ी लाल ने चेहरे पर गौर व फिक्र के आसार पैदा किए और फिर किसी कदर उलझे हुए लहजे में बोला, सबसे बड़ी बात तो ये है महाराज के कहने को तो वो मुलाजमों के क्वार्टर में आकर रह रही थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बरादरी का क्या होगा। लोग पूछेंगे कि ये लड़की कौन है जिससे विक्रम खन्ना जी ने फेरे लिए हैं, तो हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। मेरे मन में भी ये बात इतनी ही बार आई है, वाकई बहुत परेशानी की बात होगी, हमारे लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। तिवाड़ी एक बार फिर सोच में डूब गया तो विक्रम खन्ना ने कहा, लेकिन एक बात ज़रूर है तिवाड़ी, हम इसके बिना जी नहीं सकते। जो भी करना है तूने करना है और हम तुम पर यूं ही भरोसा करते हैं। महाराज आप ये बात तो जानते हैं कि तिवाड़ी अपने जीवन की कीमत पर भी महाराज के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हमें तुम्हारे जीवन की कीमत नहीं चाहिए तिवाड़ी, तुम्हारा शानदार दिमाग चाहिए। कुछ सोचो, कोई तरकीब करो। तिवाड़ी अगर तरकीब न कर पाए महाराज तो आपके चरणों में जगह हासिल करने के काबिल कैसे रहेगा? आप फिक्र ना करें, मेरे दिमाग में ख्याल आया है, मैं इसकी तकमील करूंगा। क्या मुझे बताओ? विक्रम खन्ना ने दिलचस्पी से पूछा। रत्ना को बहुत कम लोग जानते हैं महाराज, यहाँ तक कि महाराज को भी इसके बारे में कुछ नहीं मालूम और फिर इस चुड़ैल जैसी नानी को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो उसकी नवासी है। हो सकता है महाराज कि रत्ना इस बूढ़ी औरत की नवासी ना हो और बूढ़ी औरत इसे बिला वजह ही अपनी नवासी कहती हो। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बूढ़ी औरत की जुबान बंद कर दी जाएगी कि वो कभी रत्ना को अपनी नवासी ना कहे। वो यही कहे कि रत्ना राजकुमारी है और वो सिर्फ इसकी दास। हम ये काम कर लेंगे और इसके लिए महाराज मेरा एक दोस्त है, आप इसे जानते हैं, इसका नाम प्रकाश चंद्र है। मैं इसे रत्ना के बारे में तफसील से नहीं बताऊंगा महाराज, लेकिन दोस्ती के नाम पर इससे कहूंगा कि रत्ना को अपनी भतीजी बनाकर संसार के सामने पेश करे। महाराज वैसे तो वो खाता पीता आदमी है, लेकिन एक राजकुमारी को परवान चढ़ाने के लिए इसे इतना दे देंगे कि वो दिल से हमारे लिए काम करेगा। हम इसे कहेंगे कि वो दुनिया को ये बताए कि रत्ना इसकी भतीजी और दूसरे शहर से आई है। प्रकाश चंद्र के जरिए हम इसे बड़े लोगों के अदब आदाब सिखाएंगे और जब वो सब कुछ सीख जाएगी तो महाराज इससे फेरे कर लें। सबसे बड़ी बात यह है महाराज कि प्रकाश चंद्र जी बात के खरे ब्राह्मण है और बाकी इनकी हैसियत बिना देना आपका काम है। मतलब ये कि बरादरी को दिखाने के लिए आप जिस घर की लड़की को लाएंगे इस पर किसी को एतराज नहीं होगा। तिवाड़ी लाल बोल रहा था और विक्रम खन्ना फटी फटी आंखों से इसे देख रहे थे। फिर वो खुशी से तिवारी लाल से लिपट गए। तिवाड़ी तू ना होता तो भगवान की सौगंध हमारा जीवन अधूरा रहता। बड़ा काम किया है तूने तिवाड़ी लाल, हम तेरे लिए बड़ी ही बात रखते हैं मन में। तिवाड़ी दोनों हाथ जोड़कर झुक गया। शिरथावती कौन थी इस बारे में तो शायद कभी तवील अरसे तक किसी को मालूम ना हो सके। वो पुरअसरार वजूद जो कब्र में दफन था, वो जिसके जौहर आहिस्ता आहिस्ता खिलते जा रहे थे।
जिसके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता था कि वो जिंदा है या आवारा भटकती हुई रूह। बेशक बचपन के इस हादसे ने रत्ना को डायन बना दिया था, इंसानों का कलेजा इसकी मरगूब ग़िज़ा थी। इंसानी खून इसके जिस्म में नई ज़िंदगी दौड़ाता था, लेकिन हकीकत ये है कि इसकी तकमील शिरधावती कर रही थी, और शिरधावती से जो कुछ सिखा रही थी, आने वाले वक्त में नहीं कहा जा सकता था कि वो दुनिया के लिए किस कदर खौफनाक हो। रत्ना वो सब कुछ सीखती जा रही थी जो इससे पहले वो नहीं जानती थी। इसके साथ साथ वो इससे मज़ीद बातें बताती थी। कामनी को ठिकाने लगाने के बाद शिरधावती बहुत मुतमईन थी। इधर रत्ना देख रही थी कि एक तंदुरुस्त इंसान का खून पीने के बाद इसका हुस्न कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। इसका आग की तरह दहकता हुआ चेहरा इसके हसीन वजूद की बेमिसाल तशरीह कर रहा था। फिर इसने शिरधावती को देखा और बोली, नानी जी, जो कुछ आप देख रही हैं और कर रही हैं, आप ज़रा एक बात बताइए कि आगे मुझे क्या करना है? किसी माहिर शिकारी की तरह शिकार के फंसने का इंतज़ार। अब तक मेरे इशारों पर तूने जो कुछ किया है, इससे जागीरदार को कोई शुबा नहीं हुआ। तू क्या चाहती है? भोली भाली चांद से सूरत वाली लड़की भला कोई ऐसी वैसी बात सोच रही है? जवानी की उमंगों में सजी हुई, लेकिन मैं जानती हूँ कि जवानी एक बहुत बड़ा हथियार, और हथियार इस्तेमाल के लिए होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हथियार का कोई भी वार हाल ले न जाए, और फिर तीर निशाने पर बैठे तो ये समझना कि विक्रम खन्ना तेरा पहला और आखिरी शिकार है। बल्कि मैंने तुझसे 6 घरानों की बात की है। 6 घराने जो मेरी और मेरी रूह का नासूर है। इस नासूर का इलाज करना होगा, और इसकी मालिश तू है। मैं तो जो कुछ तुम कह रही हो नानी जी वही कर रही हूँ। हाँ, बूढ़ा जागीरदार इस काबिल नहीं है कि कोई नौजवान लड़की इसके नाम के गीत गाए, लेकिन एक लड़की ऐसी बड़ी खूबसूरती से इसे अपने जाल में फांस सकती है। क्या समझी? समझ रही हूँ। बड़ी आसानियां फराहम कर दी थी इन दोनों को महाराज विक्रम खन्ना ने, और जिस अंदाज में इसको रखा था, इसे देखते हुए कोई भी नहीं सोच सकता था कि वो मामूली लड़की किस हैसियत की है। इस वक्त वो बैठी हुई थी कि तिवाड़ी लाल इसे मिलने आ गया और मुस्कुराकर बोला, कैसी हो रत्ना? महाराज, एहसान मानती हूँ, आपका कोई तकलीफ नहीं है हम दोनों को। मैं तुझे एक बात बताऊं रत्ना, मैं भी तुझसे एक बड़े की तरह बोल रहा हूँ, लेकिन कल को मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा होऊंगा। क्या तुझे इस बात का अंदाजा है? मैं समझी नहीं महाराज। तू इस हवेली की मालकिन बन जाएगी, ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, क्या समझी? और इसके लिए तुझे मेरा साथ देना होगा। ऐसा हो सकता है कि तेरी ये नानी यही रहे और मैं तुझे कहीं और भेज दूँ। मगर कहाँ महाराज तिवाड़ी लाल, मेरा दोस्त है प्रकाश चंद्र, तफसील में तुझे बाद में बताऊंगा। बल्कि तफसील में तेरी नानी जाए उनको बता ही देता हूँ कहाँ है वो। मैं बुलाती हूँ। और थोड़ी देर बाद तिवाड़ी लाल ने बूढ़ी औरत को देखते हुए कहा, देखो माता जी, मुझे लगता है कि तुम अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करती हो, जान छिड़कती हो इस पर। लेकिन तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी मौत के बाद इसका क्या होगा। इसी के लिए तो तड़प रही हूँ बेटा, चाहती हूँ कि भगवान भवानी माँ इसके लिए कोई रास्ता मुंतहिब कर दे। अगर ये बात है तो समझ लो कि भवानी माँ ने इसके अच्छे मुस्तकबिल का फैसला कर दिया है। देखो माता जी, महाराज विक्रम खन्ना की उम्र रत्ना से बेशक ज्यादा है, लेकिन दौलतमंद आदमी कभी बूढ़ा नहीं होता। या यूं कहो कि दौलत से बूढ़ा नहीं होने देती। इस हवेली में विक्रम खन्ना की कई बीवियां हैं, आराम से रहती हैं, लेकिन विक्रम की मंजूर नज़र इनमें से कोई भी नहीं है। अगर मैं ये काम करूं कि तुम्हारी इस नवासी को इस हवेली की मालकिन बना दो, तो क्या तुम पसंद करोगी? कैसी बातें करते हो बेटा, पसंद की बात करते हो? मैं तो इस काम के लिए अपना जीवन देने को तैयार हूँ। संसार में इस नवासी के सिवा मेरा है कौन? मेरी बेटी की निशानी है ये। भला इससे अच्छी बात और क्या होगी कि भगवान इसे सारा जीवन का सुख दे दे। बेटा, तड़पा दिया है तुमने ये सारी बात कहकर। भगवान की सौगंध, मेरा जीवन ले लो, और अगर ऐसा हो जाए तो बात ही क्या है। बात असल में ये है माँ जी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम्हें कुर्बानी देनी होगी, मगर कुछ अरसे के लिए। कैसी कुर्बानी बेटा? माँ जी, थोड़ी परेशानियां होती हैं। विक्रम खन्ना बहुत बड़े जागीरदार हैं, बहुत बड़ा परिवार है इनका, बरादरी है, जात पात है। बेशक वो कई शादियां कर चुके हैं, लेकिन इनकी सारी बीवियां ऊंची जात की हैं, और बराबरी वाले सिर्फ इनके लिए इस पर उंगली उठा नहीं सकते कि इन्हें इस औरतों के बारे में, खानदान के बारे में अंदाजा है। माफ करना, तुम्हारे खानदान के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। क्या समझी? जानती हूँ, मगर इसके बावजूद मेरे पास एक ऐसी तरकीब है कि रत्ना विक्रम खन्ना की बीवी बन जाएगी। क्या तरकीब है? मैं इसे प्रकाश चंद्र के पास भेज रहा हूँ, जो मेरा दोस्त है, जो इसे अपनी भतीजी बनाकर जाहिर करके रखेगा। प्रकाश चंद्र एक इज्जतदार आदमी है, और कोई भी इस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। लेकिन माँ जी, इस दौरान तुम्हें यहीं रहना होगा, क्योंकि तुम्हें इसके साथ वहां नहीं भेजा जा सकता। फिर जब ये फेरे करके वापस आ जाएगी तो तुम्हें भी अंदर हवेली में भुलवा लिया जाएगा। तुम बेशक इसकी दास की हैसियत से रहोगी। ये सोचो कि तुम्हारी नवासी को कितना बड़ा नाम मिलेगा। भवानी माँ की कसम, हुलूसे दिल के साथ तैयार हूँ। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। ये एतराज रत्ना को भी नहीं हुआ, और आखिरकार इसे प्रकाश चंद्र के यहाँ पेश किया गया। प्रकाश चंद्र एक अच्छा खासा खाता पीता आदमी था। ऊंची जात का बरहमन था, और जबरदस्त पहुंच थी इसकी। एक अरसे से वो विक्रम खन्ना के खास वफादारों में से था। इसके रहन सहन भी ऊंचे थे। आबादी के खूबसूरत इलाके में इसकी बहुत बड़ी हवेली थी, जिसका एक हिस्सा मर्दाना और एक जनाना था। दरमियान में एक बाग था, जिसे काफी खूबसूरत बनाया गया था। बहुत से मुलाजिम और मुलाजमाएं यहाँ मौजूद थीं। और फिर अब तो सूरत हाल ही बदल गई थी, क्योंकि तिवाड़ी लाल ने महाराज विक्रम खन्ना के एक काम के बारे में से बता दिया था। अलबत्ता तिवाड़ी ने असल बात भी प्रकाश चंद्र को नहीं बताई थी।
बस इतना बताया था कि लड़की है जिसे विक्रम जी महाराज आने वाले समय अपनी धर्मपत्नी बनाने वाले हों और यहाँ रहकर इसे बड़े लोगों के अदब आदाब सिखाए जाएंगे और वो महल की मालकिन का किरदार अदा करेगी। बहरहाल इस सिलसिले में तमाम प्रोग्राम तरतीब दे दिए गए और विक्रम खन्ना के इस वफादार ने अपना ड्रामा भी किया। यानी इसने बताया कि इसके दूर का रिश्तेदार मर गया है और वो इसकी लावारिस बेटी को लेने जा रहा है। फिर जब रत्ना प्रकाश चंद्र के घर आई तो सब इसके हुस्न को देखकर दंग रह गए। सबसे बुरी हालत प्रकाश चंद्र के बेटे जय सिंह की थी। जय सिंह सुरफोस सफेद रंग, बुलंदो बालाकद और हसीन नकूश का मालिक था। तालीम हासिल कर रहा था, शक्लो सूरत में बेमिसाल था। इसने रत्ना को देखा तो इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो रत्ना के बारे में न जाने कैसे कैसे ख्वाब देखने लगा। दूसरी तरफ रत्ना को इस घर के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो जानती थी कि ये सब इसके गुलाम है और इसने किसी को निगाह पार कर भी नहीं देखा था। ये घर तो इसके लिए तरबियत का था, चुनाचे वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। हालांकि प्रकाश के लड़के भी थे और लड़कियां भी थीं, लेकिन रत्ना इन्हें अपने करीब नहीं आने देती थी और सोचती थी कि ये सब इसके मयार के लोग नहीं हैं। इन्हीं में जय सिंह भी शामिल था। सबसे बड़ी बात यह थी कि रत्ना को इस बात का इल्म हो गया था कि वो विक्रम खन्ना जैसे बड़े जागीरदार की बीवी बनने वाली है जो प्रकाश चंद्र जैसे घराने को खरीद कर फेंक सकते थे। इसलिए वो किसी को अहमियत नहीं देती थी। लड़के लड़कियां तो है इस बात को सही तौर पर समझ भी नहीं पाए थे, लेकिन प्रकाश चंद्र की धर्म पत्नी जयश्री ने प्रकाश से कहा, ये लड़की तो बड़ी अजीब है, माता पिता की मौत का इस पर कोई असर नहीं है, अपने आप में मस्त रहती है, तुमसे इतनी मोहब्बत से लेकर आए हो, लेकिन मैं देख रही हूँ ये तो बड़ी ही मगरूर है, किसी को मुंह भी नहीं लगाती, ऐसा लगता है जैसे हमने इसके माता पिता को मारा है, हमारा खाएगी। और अरे अरे क्यों मौत आई है तेरी, अगर वो नाराज हो गई तो घर का घर चल जाएगा, जूते मारकर हमारे भेजे निकाल दिए जाएंगे। एक बात कहूँ तो इससे जय श्री सारे बच्चों को समझा देना कि अगर जिंदगी चाहते हो तो इससे नाराज ना करें, इसके एक इशारे पर बेमौत मार जाएंगे सारे के सारे। बड़ी नाजुक सूरत हाल है, ये सोच लेना अपने परिवार की तबाही की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मत पूछ, बस तुझे भगवान का वास्ता मत पूछ, सोते जागते बस यही दुआ कर कि भगवान ने हमें जिस इम्तिहान में डाल दिया है इसमें कामयाब करिए, ज़रा सी गलती हमें जहन्नम में पहुंचा देगी। एक बात बताओ किस्सा क्या है, मैं कोई किसी से कुछ कहे जा रही हूँ तो सोच ले जयश्री, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही हाथों मार ही जाए। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो सुन ले भला, तो इससे ज़्यादा कौन जान सकता है कि मेरे कितने दोस्त थे, कितने साथी थे, सारी बातें तो तुझे मालूम है। कोई भी नहीं था मेरा, ना ये मेरे किसी भाई की बेटी है। अरे बावली, मेरा भाई था ही कौन, बस यूं समझ ले कि हमारे महाराज विक्रम खन्ना की होने वाली धर्म पत्नी है मगर विक्रम सिंह महाराज तो पहले ही बेशुमार पत्नियां पाले हुए हैं। सारे के सारे प्रकाश चंद्र की तरह बेवकूफ़ थोड़े ही हैं जो एक पाल कर इसके साथ सारा जीवन बिता देते हैं। बहरहाल तो ये समझ ले कि अगर वो खुश रही तो हमारे घर में लक्ष्मी आ जाएगी, और अगर बिगड़ गई तो झाड़ू फिर जाएगी। कमाल है, ये तो बड़ी अजीब बात है। समझ ले जयश्री, तुझे अब इस तरह से करना है। जयश्री बहरहाल अपने आप को जहनी तौर पर इसके लिए तैयार करने लगी और सारे मामलात ठीक ठाक चलते रहे। उधर हवेली में भी काम हो रहा था। विक्रम खन्ना की सबसे बीवी इसके मामलात में पूरी तरह मुदाखलत करती थी, बाकी सारी बीवियां तो बाद में आती थीं और बस ऐसे ही विक्रम खन्ना की अय्याशियों का नतीजा थी। लेकिन पार्वती खुद एक बहुत बड़े जागीरदार की बेटी थी और सबसे बड़ा मसला उसी का था। चुनाचे विक्रम खन्ना ने इस बारे में सोचा, ये बात ऐसी थी जिसे वो तिवाड़ी से भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल तिवाड़ी इंसान था, बहक गया तो मुसीबत बन जाएगी। पार्वती भी मामूली जागीरदार की बेटी नहीं थी, दुश्मनी बढ़ जाएगी। इधर रत्ना एक नई जिंदगी से रोशनास थी। आने वाले वक्त का ख्याल इसके दिलो दिमाग में हलचल मचाए हुए था। न जाने ऊंट किस करवट बैठे, न जाने हालात क्या रुख इख्तियार करें। अभी तक तो जो जिंदगी गुजर रही थी, सीने में जवार बाटे उठते थे। जवानी बहरहाल बहते हुए पानी की मानिंद होती है। कितने दिनों से वो शिरधावती से नहीं मिली थी। वो जानती थी कि शिरधावती बहुत गयानी है, लेकिन इसका ख्याल था जिस वक्त वो बैठी ये सोच रही थी कि शिरधावती से इसका फासला है तो इसकी निगाह दीवार पर लगी एक तस्वीर पर जा पड़ी। तस्वीर के फ्रेम के ऊपरी हिस्से पर एक बड़ी सी मक्खी बैठी सी देख रही थी। और अब रत्ना को कोई शुबा नहीं रहा। पहले तो इसे अपना वहम समझी थी, लेकिन अब इसने गौर से देखा तो वो मक्खी अपनी जगह छोड़कर उतरकर सामने आ गई और फिर इसके पांव बुलंद होते चले गए। ऊपरी हिस्से पर शिरधावती का चेहरा मुस्कुरा रहा था। ये मुस्कुराहट भी इस कदर मकरूह होती थी कि देखने वाले को कराहत महसूस हो, लेकिन बहरहाल इसका और रत्ना का काफ़ी साथ रह चुका था। रत्ना हैरत से बोली, नानी जी आप? हाँ, मैं तुझसे दूर कब होती हूँ, यानी आप हमेशा साथ रहती हैं? नहीं, हमेशा तो नहीं होती, लेकिन दिन में एक आध चक्कर ज़रूर लगा लेती हूँ तेरे पास। वहाँ हवेली में भी तो रहना पड़ता है मुझे। नानी जी मैं कैसी जा रही हूँ? बिल्कुल ठीक, बस तो ये समझ ले कि मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आजकल इधर क्या हो रहा है, किधर हवेली में। लो मैं तो यहाँ हूँ, मैं क्या जानूँ, मगर मैं भूल जाऊंगी। नानी एक बात तो बताओ। हाँ बोल नानी जी, तुम ये मक्खी बनकर कैसे हर जगह पहुँच जाती हो, क्या तुम जादू मंतर जानती हो? जवाब में शिरधावती मुस्कुरा दी। फिर इसने कहा, मेरा नाम शिरता इल्म का समंदर, अगर तूने मेरी सारी आरज़ुएं पूरी कर दी तो मैं तुझे एक तोहफा दूंगी जो तुझे अमर कर देगा। बस इससे ज़्यादा ना पूछो। रत्ना खामोश हो गई।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।